चंद मदेसिया, आप सभी का श्रेष्ठी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज का टॉपिक है मकान संपत्ति से आय, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मकान क्या है, कोई मकान संपत्ति कब कहलाएगी और ऐसी संपत्ति से कोई आय प्राप्त होती है तो उसकी गणना आयकर अधिनियम के अंतर्गत की जाएगी। मकान को संपत्ति बनाने के लिए, मकान तो हम लोग आसपास मोहल्ले में भी देखते हैं, कई मकान हैं, इनका फलाने का मकान है या किसके कहते हैं कि भाई ये राम का मकान है, ये श्याम का मकान है। लेकिन अपनी संपत्ति कब कहलाएगी, जब उस देश के कानून के अनुसार हमको लीगल राइट मिल जाता है, लीगल ओनरशिप मिल जाता है, तो वो मकान अपनी संपत्ति कहलाती है। और ऐसी संपत्ति से कोई आय प्राप्त होती है तो उसकी गणना आयकर अधिनियम के अंतर्गत की जाती है। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज द सेकेंड हेड ऑफ इनकम। मकान संपत्ति से आय का दूसरा शीर्षक है। इसमें उन मकान अथवा उनसे लगी हुई जमीनों के वार्षिक मूल्यों पर आय कर लगाया जाता है, आय पर कर लगाया जाता है जिनका करदाता स्वामी है। इस शीर्षक में वही मकान कर योग्य होते हैं, वही मकान कर योग्य होते हैं। अब हम देखें मकान, ये मेरा एक मकान है, ठीक है, ये मेरा एक मकान है। तो ये मकान या तो करदाता स्वयं रह रहा है तो इसके अंतर्गत गणना कर दी जाएगी, यानी सेल्फ ऑक्युपाइड है। पहले कंडीशन में। दूसरी कंडीशन में हम देखेंगे यदि रेजिडेंटल पर्पस, रेजिडेंटल पर्पस लेट आउट है या करदाता इसके कुछ भाग में स्वयं रहता है या कुछ भाग किराए पर उठा देता है, या अवधि में कुछ माह स्वयं रहता है और कुछ माह किराए पर उठा देता है। किसी भी आय को मकान संपत्ति शीर्षक के अंतर्गत तभी कर योग्य ठहराया जा सकता है जबकि वह धारा 22 द्वारा अपेक्षित निम्न शर्तें पूरी करती हो। पहली शर्त यह है, इनकम फ्रॉम बिल्डिंग्स आर लैंड्स अपार्टमेंट देयर टू। भवनों अथवा मकानों अथवा उनसे लगी हुई जमीनों पर, मकान अथवा उनसे लगी हुई जमीनों की आय पर ही मकान संपत्ति से आय में कर लगता है। खुली जमीन, ओपन लैंड यानी खुली जमीन जो उस मकान का हिस्सा नहीं है पर आयकर नहीं लगता है। ओपन लैंड जो मकान के साथ संलग्न है वो मकान संपत्ति से आय शीर्षक में कर की गणना की जाएगी। आयकर अधिनियम में बिल्डिंग की परिभाषा नहीं दी गई, मकान शब्द की परिभाषा नहीं दी गई है, किंतु विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। सामान्यतः मकान का आशय दीवारों से घिरी हुई जगह से है, भले ही दीवारें मिट्टी की हों। मकान के लिए छत का होना एक अनिवार्य शर्त नहीं है, पर रिहायशी मकान के लिए छत का होना जरूरी है। बिना छत के घिरी हुई जगह, बिना छत के घिरी हुई जगह जैसे स्टेडियम, खुला तैरने का तालाब, संगीत गृह, नाच गृह आदि मकान के अंतर्गत आते हैं। मकानों से लगी हुई जमीनों का आशय रिहायशी मकान की दशा में मकान तक का जाने का रास्ता, गैलरी, रसोई, बगीचा, खेल का स्थान, वाहन खड़ा करने का स्थान, जानवर रखने का स्थान जो मकान से लगे हों। यहां पर जरूरी है जो मकान से लगे हों। एससी शुड बी द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। करदाता का उस मकान संपत्ति का स्वामी होना, यानी करदाता उस मकान संपत्ति। अब हम आते हैं मकान क्या है, मकान कब संपत्ति कहलाएगी, यानी ओनर्स लीगल राइट कब मिलेगा। अंडर दिस हेड, इनकम फ्रॉम रेंट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी शैल बी इंक्लूडेड ओनली व्हेन द एससी इज द ओनर ऑफ सच हाउस प्रॉपर्टी। अंडर द term owner, the legal owner of the house property as well as deemed owner under section 27 are included। करदाता मकान का स्वामी होना चाहिए, यानी लीगल ओनरशिप होनी चाहिए
यदि किसी करदाता के पास कोई मकान पट्टे पर है तो पुनः किराए पर उठाने से करदाता को जो आय प्राप्त होगी वह अन्य स्रोतों से आय शीर्षक में कर योग्य होगी। लीगल ओनर, लीगल ओनर कौन होते हैं? द पर्सन इन हुज नेम द हाउस प्रॉपर्टी इज लीगल रजिस्टर्ड विल बी कंसिडर्ड द ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। वह व्यक्ति जिसके नाम मकान पंजीकृत है। इन द केस ऑफ मॉर्टगेज, बंधक रखने की दशा में द पर्सन हु मॉर्टगेज द हाउस प्रॉपर्टी विल बी कंसिडर्ड एज द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। रहन की दशा में रहन रखने वाला स्वामी होगा, जिसके पास मकान रखा हुआ है वह स्वामी नहीं होगा। डीम्ड ओनर, माने गए स्वामी, सेक्शन 27। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन साथी अथवा किसी अवैध बच्चे को जो विवाहित पुत्री न हो बिना पर्याप्त प्रतिफल लिए अपनी मकान संपत्ति हस्तांतरित कर देता है तो हस्तांतरण करने वाला व्यक्ति मकान संपत्ति का स्वामी माना जाएगा। लीगल ओनरशिप और डीम्ड ओनरशिप, हम बता रहे हैं डीम्ड ओनरशिप के बारे में। माने गए स्वामी कौन होंगे उस मकान की? एक सहकारी समिति का सदस्य जिसे गृह निर्माण योजना के तहत समिति ने कोई भवन या इसका एक भाग आवंटित कर दिया है अथवा पट्टे पर दे दिया है, उस मकान या उसके भाग का स्वामी माना जाएगा। तीसरा पॉइंट देखें, एक व्यक्ति जिसे की प्रसंविदा को आंशिक पूरा करने पर किसी भवन या उसके किसी भाग पर कब्जा रखने का अधिकार मिल जाता है, उस भवन या उसके भाग का स्वामी माना जाता है। इन केस, चौथा पॉइंट, इन केस अ हाउस प्रॉपर्टी इज अंडर डिस्प्यूट, विवादास्पद स्वामित्व की दशा में जिसके कब्जे में संपत्ति हो वह उसका स्वामी माना जाएगा। कंपनी अथवा व्यक्तियों के संघ का कोई सदस्य जिसमें कंपनी या संघ की किसी मकान निर्माण योजना के तहत कोई भवन या उसका कोई भाग आवंटित कर दिया गया है या पट्टे पर दे दिया गया है, माने गए स्वामी माने जाएंगे। मकान संपत्ति की आय के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण बातों को भी हम देख लें। विदेश में स्थित मकान संपत्ति से आय, यदि किसी व्यक्ति का विदेश में कोई मकान या संपत्ति है जो किराए पर उठाई गई है, यानी मकान संपत्ति कोई विदेश में है और किराए पर उठाई गई है, तो उसकी गणना उसी प्रकार की जाएगी जैसे कि मकान भारत में स्थित हो। दूसरा पॉइंट यह है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों का किसी मकान संपत्ति का मालिक होना। यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही मकान संपत्ति के मालिक हों और प्रत्येक का अंश निश्चित हो तो प्रत्येक सहस्वामी अपने हिस्से की आय पर कर देना होगा। यदि कोई सहस्वामी अपने स्वयं निवास में प्रयोग करता है तो उसका नील होगा और दूसरे का कर योग्य होगा। कर्मचारियों से प्राप्त किराया, कर्मचारियों से प्राप्त किराया ये क्वेश्चन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। करदाता द्वारा अपने व्यापार के कर्मचारियों को व्यापार के हित में वहां रहने के लिए दिए गए मकान से प्राप्त किराया व्यापार की आय मानी जाएगी। सिकमी किराएदार, सिकमी किराएदार से प्राप्त किराया, यदि किसी किराएदार ने किराए पर लिया हुआ है और फिर उसको किराए पर उठा दिया है तो ऐसा आय अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होगा। व्यापार की सुविधा अथवा सुरक्षा के लिए किराए पर उठाई गई संपत्तियों से प्राप्त किराया। पांचवी हेडिंग में हम देखेंगे कि करदाता अपने व्यापार के संचालन में सुविधा हेतु अथवा व्यापार की सुरक्षा हेतु कोई मकान संपत्ति किसी को किराए पर उठाता है तो ऐसी संपत्ति से प्राप्त किराया एवं व्यय व्यापार शीर्षक के अंतर्गत आएंगे। उदाहरण के लिए जैसे हम देख रहे हैं कि व्यापारी अपने परिसर में बैंक, डाकखाना या पुलिस स्टेशन की स्थापना के लिए कोई स्थान किराए पर दे दिया है तो ऐसी संपत्ति से आय व्यापार शीर्षक में कर योग्य होगी बशर्ते कि बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस की परिसर में स्थापना से व्यापार को बैंकिंग व्यवहार करने में, डाक आदि भेजने में सुविधा होगी। पुलिस स्टेशन से व्यापार को सुरक्षा मिलेगी, अन्यथा सामान्यतः बैंक, डाकखाना, पुलिस स्टेशन को किराए पर दी गई संपत्ति से प्राप्त किराया मकान संपत्ति से आय शीर्षक में कर योग्य होगा। पीजी यदि है, पेइंग गेस्ट है तो यह अन्य साधनों से आय में शीर्षक में कर योग्य होगा। एक अन्य महत्वपूर्ण बात,
यदि संयुक्त किराया है, यदि कोई मकान किराए पर उठाया गया है, किराएदार बेसिक मकान का किराया ले रहा है लेकिन उसके साथ अन्य सुविधाएं भी दे रहा है, तो जो सुविधा मकान के साथ दिया जा रहा है, जैसे लिफ्ट की सुविधा है, टीवी की सुविधा है, फर्नीचर की सुविधा है, तो ये मूल किराए से अलग होकर एक अलग किराया होगा। इस किराए का अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होगा। आज के लिए बस इतना। यदि किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है या कोई सुझाव है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।